students, welcome back, and in today's session we are going to cover up section number 16, which is a part of unit 3 of Indian Contract Act. And आप लोग तो जानते ही हो कि यूनिट 3 में बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ सेक्शन दी हुई है जो कि हम हमारे हर वीडियो में कवर अप कर रहे हैं। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपका सेक्शन नंबर 16 का सिर्फ कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं करने वाली हूं, बट मैं आपको ये भी बताने वाली हूं कि पेपर में प्रेजेंट कैसे किया जाता है, क्योंकि यूनिट 3 से केस स्टडी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आप मैक्सिमम यहाँ पे कवर अप कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो मार्क्स। एंड आई मेक श्योर कि आपको वीडियो के एंड तक ये समझ में आ जाए कि आंसर का प्रेजेंटेशन आपको किस तरीके से करना है ताकि आपको 5 में से 5 नंबर मिल सके। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स अंडरस्टैंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। एंड यस, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं लॉ, बिजनेस लॉ के बहुत सारे वीडियोस अपडेट करती हूँ मेरे चैनल पे, जिसके थ्रू आप आपके लॉ में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन को क्लियर कर सकते हो। Okay, so first of all, undue influence is a part of what? It is a part of section number 14. ठीक है, सेक्शन नंबर 14 इज ऑल अबाउट फ्री कॉन्सेंट। अगर कोएर्जन वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखो, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक्स को समझाया हुआ है आपको। ठीक है, तो अब सेक्शन नंबर 14 का पार्ट है अनड्यू इन्फ्लुएंस। एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब क्या कि कोई ना कोई पार्टी, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी अपना रिलेशनशिप का या फिर अपने अथॉरिटी का गलत फायदा उठा रही है। One party is in a dominating position and is able to influence the other position and is able to take the unfair advantage. Understand this point very carefully. इसके concept को समझो। Undue influence का मतलब होता है that a contract is induced by undue influence when one party is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage. For example, if there is a contract between A and B, then A is in an authority to dominate the other person and इसमें benefit हो रहा है A को। A is having an absolute unfair advantage over B. Okay, so that is nothing but undue influence. अब इसके provisions क्या कहते हैं? Whenever you get a question on undue influence, आपको केस स्टडी आएगी तो सबसे पहले आपको सेक्शन नंबर मेंशन करना है, सेक्शन नंबर 16। you need to give the definition. Definition क्या बोलेगा? That one contracting party is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an अनफेयर एडवांटेज। उसके नीचे आपको मेंशन करने पड़ेंगे प्रोविजंस। अब प्रोविजंस क्या है बॉस? ओके, कि सबसे पहले तो ए और बी में किसी ना किसी टाइप का रिलेशनशिप चाहिए। ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप होना चाहिए, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होना चाहिए, रियल अथॉरिटी वाला रिलेशनशिप होना चाहिए। किसी ना किसी टाइप का तो रिलेशन है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ है, टीचर स्टूडेंट है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है। ओके, तो यहाँ पे किसी ना किसी टाइप का रिलेशनशिप होना चाहिए। अंडर इन्फ्लुएंस का सेक्शन अप्लाई होने के लिए पहला चीज है कि रिलेशन होना चाहिए। दूसरी बात है कि एक बंदा इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एम्प्लॉयर विल बी इन पोजीशन टू डोमिनेट। ओके, प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप में प्रिंसिपल विल बी इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल। इसके अलावा पेरेंट्स एंड बच्चों के बीच में पेरेंट्स आर ऑल्सो इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल। ओके, टीचर एंड स्टूडेंट के रिलेशन में टीचर इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल। तो सबसे पहले तो भाई दोनों के बीच में किसी ना किसी टाइप का तो रिलेशन है। दूसरी चीज ये है कि एक बंदा दूसरे बंदे को डोमिनेट करने के पोजीशन में आ रहा है। एंड तीसरी बात है यूज ऑफ पोजीशन टू गेन अनफेयर एडवांटेज। एक बंदा मतलब कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन ने, फॉर एग्जाम्पल बी ने ए से लोन लिया है,
ठीक है, तो डेटर एंड क्रेडिटर वाला रिलेशनशिप आ जाएगा यहाँ पे। ए ने क्या किया, बी ने क्या किया है, ए से लोन लिया है। अब ए बोल रहा है कि तू मुझे 20% इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा देना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज अ अनफेयर एडवांटेज, राइट। यहाँ पे डेटर एंड क्रेडिटर का रिलेशनशिप है सबसे पहले तो। दूसरा क्या है, द क्रेडिटर विल ऑलवेज बी इन अ पोजिशन टू इन्फ्लुएंस, डोमिनेट द डेटर एंड टेक अनफेयर एडवांटेज, ठीक है। तो पोजीशन टू डोमिनेट विल भी है एंड यूज ऑफ पोजीशन टू गेन अनफेयर एडवांटेज। फॉर एग्जांपल बी को पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है एंड उस टाइम पे ए क्या बोलता है, मैं तुझे पैसे तो दे दूंगा लेकिन तुझे 20% इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो दिस इज अ अनफेयर एडवांटेज। तो ऐसे टाइम पे बी क्या कर सकता है, बी ए को कोर्ट में लेके जा सकता है, उसको स्यू कर सकता है एंड सेक्शन 16 के अंदर उसको क्या मिलेगा, उसको कोर्ट डिसाइड करेगी कि यू नो व्हाट इज लायबल, ए की लायबिलिटी क्या है। ओके, सो क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना है, फिर प्रोविजंस लिखना है विच इंक्लूड द कोर एलिमेंट्स, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे। देन relation between the parties, close or special relationship when one can influence other, we have already discussed so many examples। अगर आप आपके नोटबुक में यू नो समरी बना के ले रहे हो या फिर नोट डाउन करके ले रहे हो तो वहां पे आप साइड में एग्जांपल्स लिख सकते हो, ठीक है। पोजीशन टू डोमिनेट वेल, अ पर्सन इज डीम्ड टू डोमिनेट इन फॉलोइंग केसेस। सी और एग्जांपल आपके साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले तो क्या है, रियल अथॉरिटी, अथॉरिटी बेस्ड रिलेशन। अथॉरिटी बेस्ड रिलेशन कहाँ पे आएगा, फॉर एग्जाम्पल यू नो आपकी मेड है, ठीक है, तो यू विल बी इन अथॉरिटी बेस्ड रिलेशन क्योंकि आप उसको पैसा दे रहे हो, ठीक है। पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन, डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन, यहाँ पे क्या है, एक किसी ना किसी टाइप की तो एक अथॉरिटी है, राइट। सो रियल अपेरेंट अथॉरिटी, ओके। देन नेक्स्ट, fiduciary relationship is nothing but trust based relationship, जहाँ पे ट्रस्ट के बेसिस पर काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक सीए और उसका क्लाइंट अपने सारे के सारे कॉन्फिडेंशियल डेटा सीए को दे देता है एंड सीए अब उस पोजीशन को डोमिनेट कर रहा है कि मैं तेरी पोल खोल दूंगा अगर तू मुझे 1 करोड़ रुपए आज लाके नहीं देगा तो ये होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, ओके। तो ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप में क्या आएगा, सॉलिसिटर क्लाइंट मतलब क्या, अगेन फॉर एग्जाम्पल कोई एक यू नो बोलते हैं ना आजकल बहुत सारे भगवान के ऊपर, धर्म के ऊपर भी बहुत सारे लोग क्या मांगते हैं, डोनेशन मांगते हैं एंड वो बोलेंगे सॉलिसिटर मतलब कौन होता है, कोई भी बाबा जी का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे है प्रीवियस जिसको आप देख सकते हो कि वहां पे गलत फायदा उठाया हुआ है, ठीक है। सो व्हाट वी विल बी सेइंग हियर, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट के रिलेशनशिप में कि भाई कोई भी धर्म के नाम पर डोनेशन मांग रहा है कि तुम मुझे 50 लाख रुपए लाके दोगे तो तुम्हारे घर में ये ठीक हो जाएगा, उस पेशेंट का यू नो पैर ठीक हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रस्ट बेस्ड रिलेशन क्योंकि हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं ना, राइट। सो दिस इज ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप। सॉलिसिटर क्लाइंट, ट्रस्टी, बेनिफिशियरी, हस्बैंड वाइफ, क्रेडिटर एंड डेटर। Okay, so these are the examples of trust based relationship. Then the third is what, mental distress, where person is weak due to illness, age or mental, okay। So where a person is mentally ill and वहां पे कोई दूसरा person will be in a position to dominate the other person। And the last and the final one is unconscionable transactions, यानी कि बहुत ही ज्यादा unfair contract। For example, let's take the example of again that money lender वाला example कि एक बंदा दूसरे बंदी को क्या दे रहा है, लोन दे रहा है एंड बहुत ही हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अगर वो चार्ज कर रहा है तो ये तो बहुत ही ज्यादा अनफेयर हो गया। अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन मतलब क्या कि अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अनफेयर हो रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट में। फॉर एग्जाम्पल अगेन यू नो there is a family relation, let's understand there is a family relation and एक बंदे ने दूसरे बंदे को क्या किया है, 1 करोड़ का घर कितने में दिया है, 1 लाख में दिया है, ठीक है, 1 लाख में दे दिया है। अब यहाँ पे ए ने
कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी है, ठीक है, कोई थ्रेट नहीं किया है, तो कोएर्शन का सेक्शन नहीं लगेगा। लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छे रिलेशंस है, फैमिली रिलेशंस है, एंड वहां पे ये जो बंदा है ये पूरे पोजीशन में है कि ये इसको डोमिनेट कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। तो यहाँ पे भी अंडर सेक्शन 16 कोर्ट में जा सकता है, उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस का सेक्शन लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। सी देखो, जहां पे भी थ्रेट आएगा, जहां पे भी फोर्स आएगा, वहां पे कौन सा सेक्शन लगेगा? सेक्शन नंबर 15 लगेगा, कोएर्शन लगेगा। वो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उसके 4 अलग कंपोनेंट्स थे, ठीक है। अब अगर ये दोनों में कोई बहुत ही बेटर रिलेशनशिप है, ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप है, ठीक है, फैमिली रिलेशनशिप है, अथॉरिटी बेस्ड रिलेशनशिप है, एंड इसने 1 करोड़ का घर कितने में दे दिया? 1 लाख में दे दिया, तो वहां पे इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ अनकॉन्शनिएबल ट्रांजैक्शंस, क्योंकि इसको एक अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। आई होप दैट आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो गया है, आपको पता भी चल गया कि आपको आंसर कैसे करना है। आपको पहले डेफिनेशन लिखना है, फिर प्रोविजंस लिखना है। प्रोविजंस में क्या आएगा? ये कोर एलिमेंट्स जो अपन ने यहाँ पे पढ़े हैं, ये कोर एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद में आप जो भी केस स्टडी दिया है उसका फैक्ट्स लिखोगे, फिर एनालिसिस लिखोगे, एंड लास्ट में आप कंक्लूजन लिखोगे। सो दैट विल बी द पैटर्न ऑफ आंसर राइटिंग। अगेन यहाँ पे और कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं मैंने, और कुछ एग्जाम्पल पॉइंट बोले हुए हैं। ये क्या कहते हैं? बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर जाएगा? एग्रीव्ड पार्टी मस्ट प्रूव डोमिनेंस, यूज ऑफ पोजीशन एंड अनफेयर ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल ए और बी के एग्जांपल में बी को प्रूव करना पड़ेगा कि ए ने अपने पोजीशन का, अपने अथॉरिटी का फायदा उठाया हुआ है, ठीक है। फिर स्पेशल रोल इफ ट्रांजैक्शन इज अनकॉन्शनेबल, बर्डन शिफ्ट टू डोमिनेंट पार्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर ट्रांजैक्शन अनकॉन्शनेबल है तो डोमिनेंट पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मैंने फायदा नहीं उठाया है इस बंदे का, वो झूठ बोल रहा है। किसी कभी कभी होता है ना कि खुन्नस में आके दूसरे वाले बंदे ने, अगर सब कुछ सही था तो भी उसने कोर्ट में जाके क्या कर दिया? स्यू कर दिया कि नहीं, मेरा तो यहाँ पे अथॉरिटी बेस्ड फायदा उठाया हुआ है एंड मेरे साथ गलत हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शंस में क्या बोला गया है कि इफ ट्रांजैक्शन इज अनकॉन्शनेबल, बर्डन शिफ्ट टू डोमिनेंट पार्टीज। डिफरेंस को समझ के लो। नॉर्मल सेक्शन नंबर 16 के अंदर क्या होगा? द नॉर्मल बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी ऑन द एग्रीव्ड पार्टी, ठीक है। लेकिन अगर अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन है तो बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी शिफ्टिंग टू डोमिनेंट पार्टी। डोमिनेंट पार्टी विल बी प्रूविंग कि भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है। देन इफेक्ट क्या आएगा? सेक्शन नंबर 19, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। वॉइडेबल मतलब क्या? वो कोर्ट में जा सकता है, स्यू कर सकता है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है। कोर्ट का क्या पावर है? कोर्ट में सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट फुल्ली और ऑन फेयर टर्म्स, मतलब पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ही कोर्ट क्या करेगा? he will be declaring कि the whole contract is void contract and पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर देगा, या फिर फेयर टर्म्स में वापस से कॉन्ट्रैक्ट में बोलेगा कि ये इसको इतना पैसा देना चाहिए, कंपनसेशन देना चाहिए, व्हाटएवर, ठीक है। एंड हियर आर फ्यू एग्जांपल्स। अभी एग्जांपल्स आप देख लो, आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। एंड या वन मोर थिंग, दीज आर द स्पेशल समरी नोट्स व्हिच आई हैव क्रिएटेड फॉर द स्टूडेंट्स, एंड ये आपको फ्री में अवेलेबल है। आपको डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड वीडियो के नीचे आपको मेंशन की हुई है कि आपको ये समरी नोट्स कहां से मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या बोलता है? फादर मिसयूजेस इन्फ्लुएंस टू टेक हायर अमाउंट बॉन्ड फ्रॉम सन। फादर और बेटे का रिलेशनशिप है। एक बंदा, फादर जो है वो एडवांटेज उठा रहा है, अनफेयर एडवांटेज उठा रहा है, तो यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस होएगा। सी वेदर कभी भी ना केस स्टडी में अगर आपको चेक करना है कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस बनेगा या नहीं बनेगा, तो अपन ने जो यहाँ पे 3 कोर एलिमेंट देखे है ना, ये आपको लगाने पड़ेंगे कि भाई पहला रिलेशनशिप है, दूसरा पोजीशन टू डोमिनेट विल है, तीसरा सामने वाले बंदे ने अनफेयर एडवांटेज लिया हुआ है क्या, ठीक है। अगर ये तीनों चेकलिस्ट यस 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 हो जाती है, दैट विल बी सेक्शन 16, ठीक है। देन गुरु इंड्यूसेस डिवोटी टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी फॉर सैल्वेशन, यानी कि ये सॉलिसिटर और क्लाइंट वाला रिलेशनशिप है।
फिड्यूशरी रिलेशन, ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप है यहाँ पे। तो यहाँ पे गुरुजी ने क्या बोला कि भाई तू तेरी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर कर दे एंड तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, दैट विल बी अनड्यू इन्फ्लुएंस। डॉक्टर इन्फ्लुएंसिंग वीक पेशेंट, कि यहाँ पे डॉक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है कि तू मुझे 1 करोड़ लाके देगा तो मैं तेरा इलाज करूंगा एंड एक्स वाई जेड व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पे यस, पोजिशन टू डोमिनेट विल है, डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप है। अगर डॉक्टर गलत फायदा उठा रहा है, अनफेयर एडवांटेज उठा रहा है सिचुएशन का, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस लगेगा, ठीक है। तो कोर एलिमेंट्स को चेक करो, कभी भी केस स्टडी आएगी तो वहां पे क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि डॉक्टर ने अनफेयर एडवांटेज उठाया है या नहीं उठाया, उठाया है तो अनड्यू इन्फ्लुएंस, नहीं उठाया है तो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं लगेगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस लगेगा तो नेक्स्ट क्या आएगा, एनालिसिस क्या आएगा, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। वहां पे देखो कि कॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन है कि अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन है। कॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन लगेगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाएगा, डोमिनेंट पार्टी पे जाएगा, ठीक है। और अगर अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन नहीं रहेगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी ऑन एग्रीव्ड पार्टी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को एनालाइज करके आंसर करोगे। नेक्स्ट एग्जांपल, अनफेयर लोन टर्म्स बाय मनी लेंडर, ठीक है। यहाँ पे प्रिज्यूम्ड यानी कि ये एक अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन है। मनी लेंडर का जो ट्रांजैक्शन है आप उसको स्टार मार्क कर सकते हो। मनी लेंडर का अगर कोई भी एग्जांपल आता है तो वह अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन होता है, यहाँ पे इट इज प्रिज्यूम टू बी अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। देन हायर इंटरेस्ट बाय बैंकर इन नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस, अगर बैंकर को कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं मिल रहा है तो देयर विल बी नो अनड्यू इन्फ्लुएंस, ओके। देन टीचर इन्फ्लुएंसिंग मैरिज बट नो अनफेयर एडवांटेज, तो क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। नहीं भाई, नो अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनफेयर एडवांटेज मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। देन अगेन वन ऑफ एग्जांपल, लोन ऑफ 1 लाख टर्न इनटू 2 लाख बॉन्ड, ठीक है। 1 लाख का लोन था लेकिन उसको 2 लाख में कन्वर्ट कर दिया, अनफेयर एडवांटेज है। तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ कोर्ट क्या आएगा, कोर्ट में सेट असाइड एंड अलाउ फेयर रीपेमेंट, ठीक है। सो दीज वर द एग्जांपल्स। अगेन मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, अनड्यू इन्फ्लुएंस का सेक्शन नंबर होता है सेक्शन नंबर 16। कोई भी केस स्टडी आती है तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, उसके बाद में उसके कोर एलिमेंट्स देखो कि तीनों पॉइंट सेटिस्फाई है क्या, इफ यस तो वहां पे उसके हिसाब से एनालिसिस दो एंड आफ्टर दैट देखो कि कॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन है कि नॉन कॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन है, उसके हिसाब से आपका कंक्लूजन आएगा। एंड आप अगर ये सारी पॉइंट्स मेंशन करते हो, फैक्ट्स ऑफ द केस लिखो, एनालिसिस लिखो, कंक्लूजन लिखो, तो आपको पूरे के पूरे 5 मार्क्स आराम से स्कोर करना पॉसिबल है। लॉ में स्कोरिंग डिफिकल्ट नहीं है अगर आप सही स्ट्रैटेजी लगा के सही कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करते हो तो, ओके। सो गेट दिस पॉइंट वेरी वेरी क्लियर एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर मैक्सिमम फ्रेंड्स सो दैट उनका भी बेनिफिट हो जाए एंड उनको भी लॉ में बहुत अच्छे मार्क्स आए। अगेन इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब एंड hit the bell icon because I upload the revision lectures and the regular lectures of law daily। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो के पार्ट में हम लोग हमारा नेक्स्ट सेक्शन नंबर कवर अप करेंगे विच इज सेक्शन नंबर 17 एंड ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ज्यादा एक स्टार मार्क वाला पॉइंट है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है बिकॉज ये बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।